नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता जो है वो पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में ये लगातार देखा गया कि किस तरह से जो है टीएमसी के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन आज हमारे साथ ऐसी शख्स मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनको बारीकी से समझेंगे और उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान डॉक्टर प्रियावंदा सिंह तोमर, जो पहले बीजेपी में थी और महिला आयोग की सदस्य भी रही है, वो हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। जी नमस्कार मैम, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा और मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से आपके पूरे परिवार को पुराना जो है नाता रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी बात रही जो सरकार की चुप गई और आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, आज आपने देखा है कि हाल ही में जो घटनाएं घटित हुई हैं पिछले 5-6 महीनों में, किस प्रकार से एक बिल लाया गया और उसमें किसानों की कोई बात सुनी नहीं गई, ना ही उसमें पहले से कोई डिस्कशंस हुए। और जो राज्य का विषय था वो किस प्रकार से संसद में किस प्रकार से बिना डिस्कशन के एक अध्यादेश लाया गया, उसके माध्यम से फिर वो उस पे प्रॉपरली डिस्कशन नहीं हुए, उसको पास कराया गया। तो किसान बड़े उसमें उनमें शंका उत्पन्न हुई, संदेह हुआ, उनको जो है समझाया नहीं गया, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। फिर उन्होंने जब उसको डिटेल में देखा, विस्तार में देखा, तो उसमें अनेकों खामियां थी। उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए, अनेकों स्तर पर बात कहनी चाहिए, लेकिन उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः हमारे जो किसान भाई थे वो निकले, दिल्ली की तरफ का उन्होंने रुख किया। वहां पर उनको वाटर कैनन किस प्रकार से आपने देखा कि पानी की बौछारें करी गए। मेरे तो क्षेत्र है, मैं शामली में रहती हूँ, यहाँ मैं एक डॉक्टर हूँ। जाकर के बड़ौत में सर्दी की रात में बुजुर्गों पर लाठी चार्ज किए गए, आपने देखा। रातों रात उनसे उनके टेंट खाली करा लिए गए। वो बहुत ही एक ऐसे दृश्य थे, मन को विचलित करने वाले थे। वो पहुंचे दिल्ली की सड़कों पर, खाइयां खोदी गई, कीले गाड़ी गई, वो कीले हमारे दिल पर चुभी। हमने देखा किस प्रकार से उनको देशद्रोही कहा गया, आतंकी कहा गया, उनको खालिस्तानी बताया गया। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मैं बागपत की बेटी हूँ, मुजफ्फरनगर मेरी ससुराल है और शामली में मेरी कर्म भूमि है। मैं यहाँ पर मेरा चिकित्सीय कार्य है। ऐसे परिवार से आती हूँ, ऐसी पृष्ठभूमि से आती हूँ जहां पर हमेशा से हमने मूल्यों की बात करी है, नैतिक आधार पर हम लोगों ने राजनीति भी करी है, तो उसका नैतिक आधार रहा है। तो इन सब घटनाओं ने मुझे उद्वेलित किया कि यदि हमारे इस किसानों की, जो देश की सबसे अधिक आबादी किसानों की है, 65 से 70% जनता जो है किसानी पर निर्भर करती है, देश का अन्नदाता की यदि इस तरह से उनके प्रति इस तरह से हठ धर्मिता अपनाई जाएगी, उनको इस तरह से अपमानित किया जाएगा, दिल्ली की सड़कों पर उनकी पगड़ियां उछाली जाएंगी, उनके स्वाभिमान को ललकारा जाएगा, तो निश्चित रूप से कोई भी स्वाभिमानी जो अपने को किसान परिवार से कहता है, तो उसको तो फिर धिक्कार है उसको, अगर वो ऐसे में भी उसकी अंतरात्मा ना जगे। तो मैंने इन्हीं सब बातों को सोचकर अपनी अंतरात्मा की आवाज पर त्याग पत्र दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। निश्चित तौर पर किसानों की बात सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन मैं आपका वो पत्र पढ़ रहा था जब आपने इस्तीफा दिया और तमाम मीडिया चैनल ने उसको दिखाया भी, जिसमें आपने जिक्र किया और आप महिला आयोग की सदस्य भी रही हैं। आपने साफ तौर पे कहा कि हम महिलाओं को जो मतलब इंसाफ दिलाने के लिए असमर्थ रही हूँ। क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव रहता था या कोई और कारण हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज प्रत्यक्ष रूप में कोई दबाव नहीं रहता, लेकिन जिस प्रकार से अधिकारीगण जिस प्रकार से कार्य करते हैं, तो निसंदेह ये बात कही जा सकती है कि उन पर कोई, वो अपनी चलाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, उन पर कोई पार्टी का ऊपर से शासन जो है उनका कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, प्रभावहीन है। वो अपनी तरह से अपनी बात को जो मर्जी होती है, निरंकुश हो चुके हैं। आज यहाँ का प्रशासन जो व्यवस्था है वो निरंकुशता की तरफ बढ़ रही है। तो ये मेरे दिल को आहत करता था। हर समय नहीं, हर केस में नहीं, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत सशक्त महिला हूँ। बहुत सारे जो केसेस होते थे, मैं दबाव बनाकर मजबूती के साथ आगे आकर अड़कर मैं करवाती थी, लेकिन बहुत जगह ऐसी समस्याएं आती थी
जहां पर अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं, सोचते हैं ये बैठ के थक के बैठ जाएगी, फिर क्या कहेगी, फिर क्या बात करेगी, चलो इसको कहां तक भागेगी, क्या करेगी। जैसे किसान आंदोलन में वो आप देख रहे हैं कि सरकार का रुख तो यही है ना कि ये थक कर बैठ जाएंगे, फिर क्या करेंगे। ऐसे ही मामलों में होता है कि थक कब तक बोलेंगे, कब तक क्या कहेंगे। इसीलिए मेरी अंतरात्मा ने मुझे कुरेदा और मैंने फिर अपना निर्णय लिया। अच्छा, आपने बातचीत के दौरान कई सारी चीज का जिक्र किया। आपने कहा कि मतलब मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ मैं पेशे से। लेकिन क्या मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में पढ़े लिखे लोगों का सम्मान नहीं मिलता है, महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो बात है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं, चरित्रवान महिलाएं हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का तो पूरा प्रयास किया जाता है कि उनका मनोबल टूटे। आप देख ही सकते हैं कि मैं टूटी, जो 50 वर्षों से परिवार जो जुड़ा हुआ था, तो उसको कहीं ना कहीं तो ठेस पहुंची है कि जो वो निकल के बाहर आया है। और आज आप पता है कि देश में सबसे सशक्त पार्टी है, शीर्ष पर है ये पार्टी, प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, पहले से अधिक कहीं बहुमत से ज्यादा आई है। 2014 से ज्यादा एमपी जीत कर आए हैं, 303 एमपी हैं। आज पूरे देश में इनका डंका बज रहा है। तो ऐसे में बड़ा निर्णय लेना मेरे लिए भी कठिन था, तो परंतु निर्णय अपने जो आत्मा कहती है उसके अनुसार लेने चाहिए। मैं तो उस परिवार से आई हूँ, उस पृष्ठभूमि से आई हूँ जिसने, मेरे दादाजी थे पंडित पूर्णचंद आर्य, उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में साबरमती आश्रम जाकर गांधी जी के आह्वान पर अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ी थी। उन्हें लगा कि यदि पुलिस में काम करेंगे तो इसका मतलब अंग्रेजों को बल प्रदान करना है, इसीलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और असहयोग आंदोलन में जेल गए। उसके बाद 1930-31 में मेरे परिवार के 17 लोग जेल गए। यहाँ तक कि मेरी दादियों ने बागडोर संभाली। मेरी परदादी थी, मेरे बाबा जी 6 भाई थे तो 6 दादियां थी। मेरी परदादी अपनी सारी पुत्र वधुओं को लेके, और भी जो घर में उनकी पौतों की जो बहुएं थी उनको लेकर, पूरे क्षेत्र की महिलाओं को लेकर के निकली। किशनपुर बिराल से, गांव से लेकर बड़ौत तक उन्होंने जुलूस निकाला। इतना बड़ा जुलूस उस समय उत्तर भारत में नहीं हुआ होगा। चूड़ियां लेकर निकली, उन्होंने पुरुषों को भेंट करी, उनके पौरुष को ललकारा कि आप बैठो यहाँ, मैं अपनी पुत्र वधुओं के साथ जाकर गिरफ्तारी देने जा रही हूँ। तो मेरा परिवार ऐसा क्रांतिकारी परिवार, ऐसी राष्ट्रीय सोच वाला परिवार रहा है। यदि मैं ना करती तो मुझे मेरी आत्मा धिक्कारती कि मैं अपने परिवार को, उसकी कीर्ति को, उसके यश को मैं दाग लगा रही हूँ। अगर मैं ऐसे समय में नहीं बोलूंगी, मुझे किसी पद की, किसी चीज की ऐसी कोई कभी लालसा हमारे परिवार ने नहीं करी। हमारे परिवार ने तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का साथ दिया है जिस समय 0 सीट होती थी। 1967 में मेरे चाचा जी ने चुनाव लड़ा, 93-96 में चुनाव लड़े, तो हमने कब, मेरे बाबा जी ने तो त्याग पत्र दे दिया, संन्यास ले लिया था राजनीति से। उन्होंने कहा था मैं नहीं राजनीति करूंगा। राजनीति कोई पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती, उसमें आने का मतलब है, हमने यही सीखा अपने परिवार से कि आप मूल्यों के आधार पर आप आगे बढ़िए। तो आज जब हम, ये पार्टी बिल्कुल 0 थी, तब हमने इस आगे बढ़े, साथ दिया। आज तो शीर्ष पर है। अगर मैं आज छोड़ती हूँ तो निश्चित ही मेरी आत्मा पर बहुत घाव हुए होंगे गहरे, मैंने देखा होगा अंदर आके कि क्या है। तो मैंने ये निर्णय इसलिए लिया। ठीक है, लेकिन आखिर में चलते चलते एक और सवाल, आगे का इरादा क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाने का इरादा है, या फिर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता बन के काम करेंगे? पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप बताइए, महिलाओं का राजनीति में आना, मैं तो महिलाओं को चाहती हूँ महिलाएं आगे आए, राजनीति करें, आवश्यकता है। तो यदि महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो कोई उनकी आवाज नहीं उठाएगा। आप समझिए आज ये स्थिति है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन 5 वर्षों तक उस पर कोई चर्चा नहीं करी, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, दबाकर बैठ गए। 2019 में यहाँ तक कि उनके घोषणा पत्र में भी ये नहीं था। तो आप सोचिए, जो इस तरह से बातों को दबा सकते हैं। तो मेरी जैसी महिला जो क्रांतिकारी परिवार से आती है, स्वतंत्रता सेनानी जिनके परिवार का इतिहास रहा है, तो वो आगे नहीं आएंगी। मैं स्वयं के लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो उस उम्र के उस पड़ाव पर हूँ, कितने सालों तक राजनीति करूंगी। पर आप समझ सकते हैं, परंतु मैं अपनी आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, मैं चाहती हूँ वो आगे आए,
वो इतनी मजबूती से आगे आए, नहीं तो कोई कहने वाला नहीं बचेगा। अगर मेरे जैसी महिला ने भी आगे आकर ये इनको चुनौती नहीं दी तो आगे कोई नहीं कहेगा। तो ये मेरा प्रतिज्ञा है, मेरा प्रण है कि मैं डरूंगी नहीं, लड़ूंगी, लड़ाई करूंगी, जारी रखूंगी। तो मैम कौन से पार्टी में मतलब जाने का इरादा है, या कांग्रेस, आरएलडी, या फिर कई जगह आपकी तस्वीरें आरएलडी के साथ दिखाई दे रही है, मैंने जो देखा है। हमारी तो चौधरी चरण सिंह जी से एक ऐसी घनिष्ठता रही है, पारिवारिक हमारा पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि मेरे बाबा जी और चौधरी साहब बड़े घनिष्ठ, उनमें मित्रता थी। वो अनेकों बार उनसे मंत्रणा करते थे चौधरी साहब, बल्कि उस क्षेत्र में जो उनको स्थापित करने का कार्य किया मेरे बाबा जी ने उस समय में, वो तो उनका गांव आपको पता है, जिला गाजियाबाद में उस समय नूरपुर गांव होता था मेरठ उधर, तो ये इधर क्षेत्र में लेकर के आए। उन्हें पता था इतनी ईमानदारी से, जिस प्रकार से वो स्वाभिमानी थे चौधरी साहब भी। और मेरे बाबा जी ने तो उनकी पुत्रियों के भी विवाह संस्कार कराए, क्योंकि ऐसे मेरे बाबा जी बहुत प्रकांड विद्वान थे, लेखक थे, ऐसे अनेकों भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी। मेरा परिवार भी पूर्णतया शिक्षित परिवार है, मैं स्वयं डॉक्टर हूँ, मेरा बहन डॉक्टर, मेरा भाई आईएएस, दूसरा भाई इंजीनियर, तो हम लोग शिक्षित परिवार है। तो ऐसे जो भी विचारधारा इसको प्रमोट करती है, किसानों की बात सुनती है, महिलाओं का सम्मान करती है, स्वाभाविक है, तो मैं उसी तरफ मेरा भी रुख होगा। और ये कहना कि महिलाएं राजनीति से दूर रहें, मैं इसमें विश्वास नहीं करती। मैं तो खुलकर बात करती हूँ, कोई छुपाने की बात नहीं है कि महिलाएं आगे ना आए। महिलाओं को आगे आना चाहिए, बहुतों को आगे आना चाहिए, और मैं भारतीय जनता पार्टी को भी इसके लिए मैं सलाह देती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को आगे लेके आए। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से काम नहीं चलेगा, जब तक उनको अवसर उपलब्ध नहीं होंगे, ये सब बातें, ये सब नारे देना बेईमानी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ डॉक्टर प्रियवंदा सिंह तोमर थी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम जैसे महिलाओं को आगे निकल करके आना होगा और लोगों के लिए जो संघर्ष होता है उनकी लड़ाई को लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।